इवनिंग गाइस। 15 जुलाई के विज़न के करंट अफेयर्स आ गए हैं, तो मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। तो चलिए इसकी आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। जो MHRD ने कुछ गाइडलाइंस रिलीज़ करी हैं डिजिटल एजुकेशन को लेके, दैट इज़ प्रज्ञता। ठीक है, MHRD रिलीज़ 8 स्टेप डिजिटल एजुकेशन गाइडलाइंस प्रज्ञता। अब क्या है कि कोविड के चलते हुए, कोरोना के चलते हुए क्या है, बहुत स्कूल्स मतलब सारे के सारे स्कूल्स ही क्लोज़ हो चुके हैं, जिस वजह से 240 मिलियन चिल्ड्रन की लर्निंग पे क्या पड़ा है, इम्पैक्ट पड़ा है। अब जो गाइडलाइंस है वो NCERT ने प्रिपेयर करी है, जो कि सिर्फ एडवाइजरी इन नेचर है। बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो अपने रूल्स खुद फॉर्मुलेट कर सकते हैं, जो कि रेलेवेंट होंगे स्कूल के हेड्स के लिए, टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, टीचर, एजुकेटर्स और स्टूडेंट, इन सब के लिए रेलेवेंट होंगे। ये हेल्प करेगा किस तरह से हमें जो डिजिटल एजुकेशन है उसको प्लान करना है और इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, गाइडलाइंस में जो सजेशन दिए हैं वो किस किस पे दिए हैं कि हमें जो बच्चे की फ़िज़िकल, मेंटल हेल्थ और वेलबींग तीनों पे ध्यान रखना है ड्यूरिंग द डिजिटल एजुकेशन। साइबर सेफ्टी पे ध्यान रखना है, एथिकल प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। ठीक है, कंसर्न्स वाइल प्लानिंग ऑनलाइन एंड डिजिटल एजुकेशन, लाइक हमें कुछ कंसर्न्स ध्यान में रखना चाहिए कि भी यार आप डिजिटली आप एजुकेशन दे रहे हो, लेकिन उसके ड्यूरेशन में आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा ड्यूरेशन बच्चों की आईसाइट क्या करेगी, वीक करेगी। तो ड्यूरेशन को हमें दिमाग में रखना चाहिए। स्क्रीन टाइम, कितना स्क्रीन टाइम बच्चों के लिए सही रहेगा उसको ध्यान में रखना चाहिए, और इंक्लूसिवनेस कि सब बच्चों तक वो पहुँचे। ठीक है, तो इन सब के लिए हमें हर चीज़ को सुजेस्ट किया है कि हर चीज़ में हमें फोकस करना चाहिए। और क्या की पॉइंट्स हैं, पेरेंट्स के लिए ध्यान दिया है कि पेरेंट्स को समझने की ज़रूरत है बच्चे की फ़िज़िकल, मेंटल हेल्थ और वेलबींग के साथ ही साथ साइबर सेफ्टी मेजर जो चिल्ड्रन के लिए लेने चाहिए। ठीक है, फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स के लिए है कि आपको स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना है उनकी स्पेशल नीड्स के लिए, और ऑनलाइन और ऑफलाइन एक्टिविटीज़ में एक बैलेंस बना के चलना है। ये नहीं कि सारा दिन आप ऑनलाइन उनके बच्चों को लेके चलो ना, को एक बैलेंस बना के रखना है। यूज़ ऑफ अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर ऑफ NCERT फॉर बोथ। कुछ लर्नर्स ऐसे हैं जिनके पास डिजिटल डिवाइसेस का एक्सेस है, कुछ लर्नर्स ऐसे भी हैं जिनके पास या तो एक्सेस है ही नहीं, अगर है तो बहुत लिमिटेड एक्सेस है, तो उन लोगों के बारे में भी आपको कुछ सोचना है। नीड टू यूनिफाई ऑल एफर्ट्स रिलेटिंग टू। अब क्या है, डिजिटल कुछ और एफर्ट्स मतलब कि गवर्नमेंट अपनी स्कीम्स लेके आई है, ऑनलाइन लेके आई है, ऑन एयर एजुकेशन। अभी आपको पता है कि टीवी में भी हमने कुछ 12 से या कुछ चैनल स्टार्ट किए हैं, 12-13 चैनल्स। तो हमें क्या करना है, इन सब एफर्ट्स को यूनिफाई करना है, जिससे हम जो स्कूल के चिल्ड्रन हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कर सकें। अब आप देखो कि गाइडलाइंस जो प्रज्ञता है उसमें क्या है कि हमें असिस्ट करना है स्कूल हेड्स को, टीचर्स को, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और ई लर्निंग में। ठीक है, ये पहला इनिशिएटिव नहीं है जो डिजिटल एजुकेशन के लिए लिया गया है, इससे पहले भी बहुत इनिशिएटिव लिए गए हैं, जैसे दीक्षा, स्वप्रभा, स्वमूक्स, रेडियो वाहिनी, डिजिटल असेसिबल इंफॉर्मेटिव सिस्टम, शिक्षावाणी, ये सब ऑलरेडी ले चुके हैं डिजिटल एजुकेशन के लिए। ठीक है, इसमें क्या है, जो 8 जो गाइडलाइंस हैं वो यही है कि हमें पहले प्लान करना है, रिव्यू करना है, अरेंज, गाइड करना है, टॉक करना है, असाइन, ट्रैक, एप्रिशिएट, ये सब चीज़ें हैं जो हमें क्या करना है, ये जो गाइडलाइंस है जो MHRD ने इशू करी हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ऑप्शंस टू फंड उड़ान स्कीम एज एयरलाइंस फेस लो डिमांड ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। देखो, सबसे पहले हमें ये देखना है उड़ान स्कीम है क्या। अभी आपको पता है कोविड के चलते हुए एयरलाइंस की कोई डिमांड नहीं है, और अगर है भी तो बहुत कम डिमांड है। तो उड़ान स्कीम के थी एक्चुअली ये 2016 में लॉन्च की गई थी। उड़ान क्या है कि उड़े देश की आम नागरिक स्कीम। इसके अंडर क्या है कि जो अनसर्व्ड या अंडर सर्व्ड एयरपोर्ट्स हैं, जैसे जो छोटी सिटीज़ में जो एयरपोर्ट्स होते हैं वो यूजुअली क्या होते हैं, या तो उसमें बहुत ही कम फ़्लाइट्स चलती हैं, दिन की 1 या 2 फ़्लाइट, वो भी मेन सिटीज़ की, लाइक जैसे दिल्ली की चल गई, मुंबई होगी, जो मेजर एयरपोर्ट्स हैं। ठीक है, तो उनको क्या करना है, हमें कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए ये हम 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ये स्कीम लेके आई थी, जिससे जो अनसर्व्ड या अंडर सर्व्ड एयरपोर्ट्स हैं उन्हें हम कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, ये की कंपोनेंट है नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016 का। ये ऐसा करिए कि जो रीजनल रूट्स हैं ना, हम उन पे क्या करें, फ़्लाइट्स को चलाएं। ठीक है, रेगुलर चलाएं, जिससे हम क्या कर सकें, उसको भी इकोनॉमिकली वायबल और एक प्रॉफिटेबल बना सकें उन फ़्लाइट्स को। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आई। तो अभी क्या है, अब जब हमने ये सोचा था कि हाँ हम कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे अनसर्व्ड और अंडर सर्व्ड एयरपोर्ट्स पे, अब आप एक बात बताओ, कोई भी एयरलाइन ऐसी एयरपोर्ट पे क्यों अपनी फ़्लाइट्स चलाएगी जहाँ उसे फ़ायदा नहीं है, जहाँ उसे घाटा है, उसे पता है कि यार इस जगह तो मेरी चला के फ़ायदा नहीं है, वो ऑफकोर्स वो मेजर एयरपोर्ट पे चलाना पसंद करेगी। तो इसीलिए इस स्कीम में जो
VGF फंडिंग जो हम मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने एयरलाइंस को ऑफर करी थी, वेबिलिटी गैप फंडिंग। इसमें क्या होता है, जो 50% सीट्स होती हैं ना फ़्लाइट्स की, वो गवर्नमेंट खुद बुक कर लेती है कि ठीक है तुम कोई टेंशन ना लो, हम 50% सीट्स तुम्हारी खरीदेंगे और उनके पैसों का जो भुगतान होगा वो हम करेंगे। तो आपको समझ में आएगी वेबिलिटी गैप फंडिंग क्या होती है। स्कीम फंड की जाती है थ्रू ₹50 लवाई ऑन फ्लाइट, जो भी मेजर रूट्स पे जो फ़्लाइट की टिकट होती है उस पर ₹50 की वो छूट देते हैं, जिसमें 80% ऑफ VGF को कंट्रीब्यूट करते हैं और जो बैलेंस जो 20% है वो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। जो वेबिलिटी गैप फंडिंग होती है वो वन टाइम ग्रांट प्रोवाइड करते हैं ताकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट कर सकें, ठीक है। तो जो कि अब सपोज़ करो मैं कुछ स्टार्ट करना चाह रही हूँ, लेकिन मेरे पास ना क्या फाइनेंशियली मेरे पास मैं इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, तो उस वक्त क्या होता है जो गवर्नमेंट है वो मुझे सपोर्ट करती है कुछ फंड प्रोवाइड करके। तो यही है कि VGF क्या होता है, एक वन टाइम ग्रांट होता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करता है उन लोगों जो इकोनॉमिकली जस्टिफाइड प्रोजेक्ट है, लेकिन क्योंकि उनके पास फाइनेंशियली इतना नहीं होता तो इस वजह से वो स्टार्ट नहीं कर पाते, ठीक है। हाउएवर अब क्या है कि कोविड के चलते हुए रेस्ट्रिक्टेड है डोमेस्टिक फ़्लाइट्स की रिजम्पशन, तो इस वजह से लेस नंबर ऑफ़ फ़्लाइट्स चल रही हैं, या फिर बहुत ही अगर फ़्लाइट चल रही हैं तो उसमें लो फ्लाइट लोड, मतलब लोग ही बहुत कम है, जिस वजह जो विएबिलिटी गैप फंडिंग है उसमें लोअर कंट्रीब्यूशन हो रहा है, मतलब फ़ंड ही हमारे पास नहीं आ रहा। तो इसमें यही बात करी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेशनल हाउसिंग बैंक डिस्पर्सेस रिकॉर्ड ₹25,000 करोड़ टू हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज इन जस्ट 4 मंथ। अभी आपको भी पता है कोविड के चलते हुए हर एक सेक्टर पे इम्पैक्ट पड़ा है, इकोनॉमिकली बहुत हर सेक्टर कमज़ोर हुआ है। तो जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ क्या होती हैं, जो हाउस लोन्स के लिए आपको फाइनेंस करती हैं, तो वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ होती हैं। तो अभी क्या है, हाउसिंग जो फाइनेंस कंपनीज़ हैं वो क्या चली गई, बिल्कुल मंदी में चली गई। अब उनको उस मंदी से निकालने के लिए जो नेशनल हाउसिंग बैंक है उसने 4 महीने में उनको 25,000 करोड़ रुपये दिए। बेल आउट मतलब है किसी एक सेक्टर को क्या करना, मंदी से बाहर लेके आना, मतलब बाहर निकालना लगा, अगर वो कुएं में डूबा हुआ है तो उसको बाहर निकालना है, ठीक है। तो यही किया है। आत्मनिर्भर पैकेज के अंडर जो नेशनल हाउसिंग बैंक है उसने क्या किया, स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी दी है 10,000 करोड़ की, जिस वजह से जो हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर कोविड के चलते हुए जो इश्यूज़ फेस कर रही थी उनसे उनको रिजोल्व करने के लिए। अब जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ होती हैं ये कंपनी रजिस्टर्ड होती है अंडर किसके, कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर, जिसका मेन ऑब्जेक्ट काम यही होता है जो फाइनेंस प्रोवाइड करती हैं हाउसिंग सेक्टर को लेके, चाहे वेदर डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली है। अब आपको कुछ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ के बारे में पता होना चाहिए होती क्या। जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ है इसको एक कंसीडर हम NBFC करते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ही करते हैं, जो RBI रेगुलेशन के अंडर काम करती है। जो पहले जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी थी वो नेशनल हाउसिंग बैंक रेगुलेट करता था, लेकिन लास्ट ईयर ये हैंडेड ओवर कर दी गई किसको, RBI को। जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज होती हैं वो डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं करती, ना ही चेक्स इशू करती हैं, ठीक है। और ये कोई भी पेमेंट या सेटलमेंट सिस्टम नहीं कर सकती, लाइक जैसे NEFT या RT जैसे सिस्टम चलते हैं ना, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, ये कुछ भी असेस नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये आपको कुछ पता होना चाहिए। अब क्या है कि वाई फंडिंग शॉर्टेज टू HFC। अब हम हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ को इतना फ़ंड क्यों नहीं करते बैंक्स, क्योंकि बैंक्स क्या है वो डरते हैं, कॉन्शियस रहते हैं कि लैंड करने में, क्योंकि जब से जो एक क्राइसिस हुआ था, आपको अगर पता होगा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर लीनिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एक कंपनी थी, इसने क्या किया था, ये फ्रॉड किया था। तो उसके बाद से 2018 में किया था ये, उसके बाद से जो बैंक्स हैं वो कोशिश रहते हैं कि NBFC को लैंड करने में, पैसे उधार देने में, ठीक है। और कुछ ने इसमें रिस्क भी रहता है अमंग म्यूचुअल फंड्स टुवर्ड NBFC आफ्टर फ्रैंकलिन टेम्प्टर, ठीक है। तो अभी क्या है, कोविड-19 के चलते ये सब हुआ है, तो इस वजह से अभी क्या है, स्मॉल जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है उसमें फ़ंड रेज़ किया है किसने, नेशनल हाउसिंग बैंक ने। आई होप सो गाइज आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट पब्लिशेस ड्राफ्ट ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स रूल्स 2020। अभी आपको पता है 2019 में जो ये एक्ट पास हुआ था, ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 में, अभी क्या किया है जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्प्लॉयमेंट है उसने कुछ किया, उनके रूल्स क्या किए, ड्राफ्ट किए हैं। उसमें क्या है कि हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा एम यही है कि जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है उसे एंड करना है, किसी भी फील्ड में, चाहे एजुकेशन में हो, एम्प्लॉयमेंट में हो या हेल्थ के में। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग देखा जाए, इंडिया में जो ट्रांसजेंडर पर्सन की जो पॉपुलेशन है वो नियरली 5 लाख है। अब जो ड्राफ्ट बनाए उसमें क्या रूल्स हैं मेनली, अगर आपने मेरी PT 365 की सोशल इश्यूज़ की मेरी मैगज़ीन देखी होगी तो आप उसमें ये पूरा टॉपिक कवर है, तो वही पॉइंट्स में हैं कि
आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, ट्रांसजेंडर की आइडेंटिटी सर्टिफिकेट का जो एक इशू होगा वो डीएम इशू करेगा विदाउट एनी मेडिकल एग्जामिनेशन, कोई मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं होगा। गवर्नमेंट को कोई भी स्टेप्स लेना होगा टू प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन इन एनी गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और एस्टेब्लिशमेंट। किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या एस्टेब्लिशमेंट में ट्रांसजेंडर से जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको प्रोहिबिट करने के लिए गवर्नमेंट को स्टेप लेना होगा। जैसे एजुकेशन में या एम्प्लॉयमेंट में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एक कमेटी बनानी होगी जिसमें वो ट्रांसजेंडर पर्सनस को अप्रोच कर सकें। स्टेट्स को रिस्पॉन्सिबल बनाना पड़ेगा कि अगर कोई भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अगेंस्ट ऑफेंस होता है तो सेक्शन 18 ऑफ द एक्ट के अकॉर्डिंग उस ऑफेंसेस को क्या किया जाए, कैरी आउट किया जाए, चार्ज किया जाए टाइमली मैनर में। ठीक है, ये नहीं कि आज हुआ है मैंने कंप्लेन भी कर दी है और मेरे पास एक एक दो महीने तक उसका कोई वो भी नहीं आया, रिस्पॉन्स भी नहीं आया। स्टेट गवर्नमेंट को सेटअप करना चाहिए ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल। क्या करना चाहिए? ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल, जिसमें जो भी ऑफेंस हो रहे हैं ट्रांसजेंडर पर्सनस के अगेंस्ट उनको मॉनिटर किया जा सके। हमें क्या करना है, रिव्यू करना है सारे एजुकेशनल जो एग्जिस्टिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, सोशल सिक्योरिटी या हेल्थ स्कीम, वेलफेयर मेजर कि हर जगह ट्रांसजेंडर पर्सनस को इंक्लूड कर रहे हैं या नहीं करना है। हर एक एस्टेब्लिशमेंट के लिए मैंडेटरी कर दिया, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो, कि ट्रांसजेंडर पर्सन को इक्वली अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए हर एक पॉलिसीज़ में। ठीक है, चाहे वो एजुकेशन हो चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, फिर वो चाहे प्राइवेट हो या पब्लिक हो। ठीक है, हर चीज़ में ट्रांसजेंडर पर्सन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। गाइज आई होप सो आपको ये समझ में आ रहा हो। ठीक है, चलिए अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। गवर्नमेंट कंसीडरिंग हाइक इन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स इम्पोर्ट ड्यूटी। अभी क्या है, अभी आपको पता है कि जो इंडिया है वो जेनेरिक मेडिसिन का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लेकिन जेनेरिक मेडिसिन को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल होता है उसे हम बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो मेनली जो 70% जो API का इंपोर्ट होता है वो चाइना से होता है। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसकी इंपोर्ट ड्यूटीज़ पे हाइक कर रही है, उसको बढ़ा रही है। अब इससे क्या होएगा, अगर वो इंपोर्ट ड्यूटीज़ हाइक होएंगी जो हमारे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बूस्ट मिलेगा। ठीक है, इंडिया करंटली कितना 10% ड्यूटी लगाती है जो API जो इंपोर्ट होते हैं इंडिया में। API या बल्क ड्रग क्या होते हैं, ये एक्टिव कंपोनेंट होते हैं जो मेडिसिन बनाने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। अंडर आत्मनिर्भर भारत इंडिया कर रही है ताकि हम API के इंपोर्ट पे अपने डिपेंडेंस को कम करने के लिए, सेल्फ रिलायंस होने के लिए इंडिया ने ये स्टेप लिया है। इंडिया क्या करती है, बहुत ही इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है API में अभी बहुत स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्री, जिस वजह से हम बहुत मेकिंग डिफ़िकल्ट टू कम्पीट विद चीपर इम्पोर्ट्स। इस वजह से हमें कम्पीट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इंडिया करंटली मैंने आपको बताई चुकी हूँ 70% API इंपोर्ट चाइना से होता है। अब इंपोर्ट ड्यूटी हाइक करके हमें कुछ लेवल प्लेइंग फील्ड बना सकते हैं डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स के लिए और उनकी कैपेसिटी को स्केल अप कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब इसको API मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक को पुश करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए क्या स्टेप्स लिए गए हैं। एक स्कीम लेके आए थे, प्रमोशन ऑफ बल्क ड्रग पार्क्स। इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसके अंडर इंडिया में 3 मेगा बल्क ड्रग पार्क्स को डेवलप किया जाएगा स्टेट की पार्टनरशिप को। मुझे याद नहीं है मेनली 3 ड्रग पार्क्स कहाँ पे स्टेट में, ये अगर मतलब कि लास्ट ईयर के किसी विज़न की मंथली मैगजीन में ये न्यूज़ आई थी, तो गाइज़ मैं आपको बताऊंगी, कल बता दूंगी 3 मेगा जो ड्रग पार्क से कहाँ पे एस्टेब्लिश हुए थे। स्टेट्स के साथ पार्टनर करके देंगे, जिसमें जो सेंटर है वो स्टेट को कुछ ग्रेडियन एड्स भी देगा, फाइनेंशियल क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में क्या है कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो 53 क्रिटिकल हमारे ड्रग्स हैं जिसको ज़्यादा ज़रूरत है, जो भी मैन्युफैक्चर ये जो 53 कैटेगरी के जो ड्रग्स बनाएगा उनको क्या करेगी गवर्नमेंट है, फाइनेंशियल सपोर्ट देगी, इंसेंटिव देगी 6 साल तक। ठीक है, ओवरब्रीथ। अब गाइस कुछ छोटी छोटी न्यूज़ देख लेते हैं। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान ट्रांसिट ट्रेड एग्रीमेंट अपना क्या है, पाकिस्तान ने अनाउंस कर दिया कि अगर अफ़गानिस्तान इंडिया में कुछ एक्सपोर्ट कर रहा है और अगर वो पाकिस्तान के थ्रू वाघा बॉर्डर से आ रहा है तो उसे अलाउड है, मतलब वो कर सकता है। अगर वो अफ़गानिस्तान से इंडिया आना चाह रहा है और बीच में पाकिस्तान के रूट से आ रहा है या वाघा बॉर्डर यूज़ करके आ रहा है तो वो आ सकता है। उसने अलाउ कर दिया कि तुम इस रूट को यूज़ कर लो। तो पाकिस्तान ने रिजम्पशन कर दिया अफ़गान एक्सपोर्ट्स टू इंडिया थ्रू द वाघा बॉर्डर क्रॉसिंग अंडर अपटा।
ये बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, जो कि 2010 में साइन हुआ था। इसे प्रोवाइड करेंगे जो अफ़गान के ट्रेडर्स हैं वो असेस करेंगे जो ईस्टर्न वग्गा बॉर्डर है इंडिया के साथ, जहाँ पे अफ़गान गुड्स क्या आएंगे जो मेनली ऑफलोड होते हैं इंडिया में आके वहाँ पे। लेकिन ये अलाउ नहीं करता इंडिया एक्सपोर्ट टू अफ़गानिस्तान, मतलब कि अगर मैं इंडिया की हूँ, मुझे अपना माल अफ़गानिस्तान एक्सपोर्ट करना है और अगर मैं फिर पाकिस्तान को बीच में यूज़ करके नहीं जा सकती। तो ये सिर्फ जो रिलीफ दिया है वो उन्होंने अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए दिया है, जो अफ़गानिस्तान जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अफ़गानिस्तान वाले इंडिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर जो मैं अगर इंडिया वाली हूँ और मुझे अफ़गानिस्तान एक्सपोर्ट करना है तो उसमें ये मुझे अलाउ नहीं किया। आई होप सो आपको ये समझ में आ गई कहना क्या चाहता हूँ। नेक्स्ट पे चलते हैं। रयालसीमा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, रिसेंटली जो हमारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसने एक स्टे को रिमूव कर दिया है इस लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट में। जो ये लिफ्ट का इरिगेशन प्रोजेक्ट था वो क्या करता था, 19 लाख एकर्स की ज़मीन को पानी देता था, जिसमें 4 डिस्ट्रिक्ट ऑफ रयालसीमा आंध्र प्रदेश के 4 डिस्ट्रिक्ट को देता था। जो रयालसीमा रीजन है वो आंध्र प्रदेश के साउथ वेस्ट रीजन में है, बॉर्डर करता है साउथ से तमिलनाडु को, वेस्ट से कर्नाटका को और नॉर्थ से तेलंगाना को करता है। ये जो प्रोजेक्ट है ये अपना पानी कहाँ से लेता है, श्रीशैलम प्रोजेक्ट से लेता है, जो कैनाल के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। और जो श्रीशैलम डैम है ये कृष्णा रिवर पे बना हुआ है इन कुरनूल डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश। ठीक है गाइस, नेक्स्ट करते हैं अटल टिंकरिंग लैब्स ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल। अब क्या है, ये जो लॉन्च हुआ है, ये जो मॉड्यूल लॉन्च हुआ है वो अंडर किसके अंडर, अटल टिंकरिंग लैब, जो कि इनिशिएटिव है किसका, नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन। गाइस आपको भी पता होना चाहिए अटल इनोवेशन मिशन है क्या। पहली बात आपको बता दूं, अटल इनोवेशन मिशन इनिशिएटिव है ताकि हम एक इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के कल्चर को प्रमोट कर सकें। अभी आपको पता है कि हमारे इंडिया जो एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन के मामले में, रिसर्च या डेवलपमेंट के मामले में क्या लैग करता है। तो अटल इनोवेशन मिशन आया इसलिए ताकि हम जो इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के कल्चर को क्या कर सके, प्रमोट कर सकते हैं। और ये स्टार्ट कहाँ से होगा, ये स्टार्ट ही स्कूल लेवल से होगा। इस वजह से जो अटल इनोवेशन मिशन है ये एस्टेब्लिश करे इसने अटल टिंकरिंग लैब स्कूल्स में इंडिया के अक्रॉस, ताकि हम क्या कर सकें 1 मिलियन चिल्ड्रन को कल्टिवेट कर सकें, मतलब 1 मिलियन चिल्ड्रन को हम ऐसा बना सकें जिससे वो आगे जाके क्या बन सके, बहुत अच्छे इनोवेटर्स बन सकें। आपको मेरी बात समझ में आई। तो ये जो डेवलपमेंट मॉड्यूल जो डेवलप किया है ये एक इनिशिएटिव है नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन। हम क्या चाहते हैं कि हम स्कूल स्टूडेंट्स में ऐसी स्किल्स दें कि वो ऐप यूज़र्स ही ना रह सके, वो ऐप मेकर्स में कन्वर्ट हो। किस में कन्वर्ट हो, ऐप मेकर्स में कन्वर्ट हो। अब आपको समझ में आ गया कि हमारा एम क्या है। हम चाहते हैं चिल्ड्रन को ऐप मेकर्स बनाना, उनको इनोवेट करना, वो इनोवेशन अच्छी कर सकें और एंटरप्रेन्योर्स अच्छे बन सकें। और हम चाहते हैं कि 1 मिलियन चिल्ड्रन को हम इस तरह कल्टिवेट करें जो आगे जाके बहुत बड़े इनोवेटर्स बने। नेक्स्ट, इंडियन टाइगर सेंसस सेट्स अ न्यू गिनीज रिकॉर्ड। ऑल इंडिया टाइगर एस्टीमेट 2018 में हुआ था, जो कि 4th साइकिल थी, उसने एंटर कर लिया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में कि इसमें वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे है। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, इंडिया में एस्टीमेट हुआ है 2967 टाइगर, जिसको कंट्रीब्यूट करते हैं मतलब 75% ऑफ द ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन। अगर 1000 टाइगर है ना पूरे वर्ल्ड में, तो 750 टाइगर इंडिया में, मतलब 75% टाइगर की पॉपुलेशन इंडिया में है, जो कि एस्टीमेट की गई है 2967 टाइगर्स। और यही रिकॉर्ड को न्यू गिनीज रिकॉर्ड में क्या मिली है, जगह मिली है। नेक्स्ट है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। अब क्या ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ये प्रदीप सिंह जी थे, ये 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल थे। इनको फ़िलहाल सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि इनके ब्लड सैंपल में हाई ग्रो जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है ये पॉजिटिव मिला है। अब क्या होता है, जो कंपटीशन या फिर एथलीट्स होते हैं उनको एक ड्रग्स लेना मना होता है या फिर एक लिमिट के बाद लेना मना होता है। ठीक है, एज़ पर वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ये क्या होता है, जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन होता है ये बॉडी में प्रोड्यूस होता है, जो ब्रेन के पास पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो सिक्रीट करता है। ये क्या करता है, जो भी बोन या ऑर्गन या कार्टिलेज ग्रोथ में हेल्प करता है और जो भी आपकी मसल डैमेज हो जाती है उनको रिपेयर करता है। ठीक है, ये बैंड है सारे कंपटीशन में, आउट ऑफ कंपटीशन में बाय द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ये क्या करता है, आपका मसल मास इंक्रीज़ करता है, स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करता है और टिश्यू रिपेयरिंग इफेक्ट्स भी क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। अब क्या होता है, लाइक आप सपोज करो आप एथलीट हो, आप बहुत तेज़ भागते हो, 10-10 किलोमीटर भागते हो यार, आप भागते थोड़ी देर बाद थक जाते हो या आपकी बॉडी पेन करने लगती है। अगर आप कुछ ऐसे ड्रग्स लेते हो तो उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी थकती नहीं है, आपकी मतलब कि बॉडी में पेन नहीं होता है। तो इस ड्रग्स में यही होता है कि वो क्या करता है, धीरे धीरे जो टिश्यू है ना वो एकदम से उनको रिपेयर करता रहता है। ठीक है, मसल्स के मास को इंक्रीज़ करता है, स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करता है। ठीक है, तो कि वर्ल्ड डोपिंग एंटी डोपिंग एजेंसी के अकॉर्डिंग क्या है, ये बैन है कॉम्पिटिशन्स में। इस वजह से जो अभी प्रदीप सिंह जी है ना,
उनका पॉजिटिव आने की वजह से उनका जो सस्पेंड कर दिया, जो वो जो सिल्वर मेडल मिला था। होप मार्स मिशन, पहले बात आपको पता होना चाहिए किस कंट्री का मिशन है। ये यूएई का मिशन है, फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी मिशन। इंटरप्लैनेटरी मिशन मतलब कि अभी हम अर्थ में किसी और प्लेनेट पे जा रहे हैं, तो आजकल लोग मार्स पे ही जा रहे हैं, तो ये भी मार्स का ही है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, मार्स में जाएगा मिशन, ये वहाँ की मेरिटियन एटमॉस्फेयर की डायनेमिक्स पढ़ेगा कि वो किस तरह आउटर स्पेस या सोलर विंड के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। वो सर्च करेगा कनेक्शन क्या है, करंट जो मार्टियन वेदर है, फ़िलहाल जो वहाँ पे मार्स में वेदर है क्या ऐसा है, और एंशियंट कभी पहले क्या वहाँ पे मार्स में क्लाइमेट रहता था, उनको स्टडी करेगा और लॉस मैकेनिज्म देखेगा मार्स एटमॉस्फेयर टू स्पेस, ठीक है, ये सब करेगा। नातांज ईरान, वैसे ये थोड़ी पुरानी न्यूज़ होगी, अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता दूँ। नातांज क्या है कि न्यूक्लियर फैसिलिटी है, न्यूक्लियर फैकल्टी है जो ईरान में लोकेट है। रिसेंटली यहाँ पे क्या है, कुछ फायर्स हुए हैं, एक्सप्लोजन हुए हैं सेवरल प्लेसेस में, इंक्लूडिंग इन नातांज, ठीक है। तो यही हुआ है नातांज आइलैंड में, क्या एक्सप्लोजन हुए हैं, अनएक्सप्लेन फायर हुए हैं। तो गाइज़ ये आज की 15 जुलाई के डेली करंट अफेयर्स मैंने ख़त्म कर दिए हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू गाइज़। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करना। थैंक यू गाइज़।